तो हेलो प्यारे भाई और बहनों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पीसीएस वाला रिटर्न पर। तो आशा है कि आप सभी ठीक ठाक होंगे महादेव की कृपा से। और आपको पता है कि हम आज स्टार्ट कर रहे हैं इंग्लिश ग्रामर की मिक्स क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज। तो हाँ, आप सही सोच रहे हैं और सही देख रहे हैं और आप बिल्कुल सही जगह पहुँचे हैं। और याद रखना है कि आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इंग्लिश ग्रामर का मिक्स प्रैक्टिस क्वेश्चन, जिसमें प्रतिदिन आपको 50 क्वेश्चन मिलेंगे। ध्यान रखिए, कितने क्वेश्चन मिलेंगे? 50 क्वेश्चन। और ये जो क्वेश्चन होगा ना, ये ग्रामर के होंगे। अभी हम लोग ग्रामर के लगभग 1000 क्वेश्चन करने वाले हैं। इन 1000 प्रश्नों को करने के बाद हम फिर इंग्लिश जो किताब हम लोग की है रेनबो पार्ट 2, उसमें से लगभग हम 500 प्रश्न करेंगे। फिर हम हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश करेंगे। उसी प्रकार से हम लेटर एप्लीकेशन पढ़ेंगे। तो ये सीरीज बहुत ये जो सीरीज है लंबा चलने वाली सीरीज है। तो इस सीरीज में जितने भी बच्चे क्लास 12th के हैं जो एग्ज़ाम देने वाले हैं बोर्ड परीक्षा 2026 में या 2027 में, तो वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन जो 2026 में देने वाले उनको ज्वाइन करना ही करना है, क्योंकि उनके लिए ही ये सीरीज है और यह बेहद इम्पॉर्टेंट है। अब समय नए चीज़ को पढ़ने की नहीं है, अब समय है जो आप पढ़े हैं उसको रिवाइज करने की है। तो आपकी इस मुकाम को पहुंचाने के लिए, आपको सफलता दिलाने के लिए यह चैनल बिल्कुल मुफ्त में आपके लिए एमसीक्यू सीरीज ला रही है। और आज हम लोग का पहला वीडियो है। आज की क्लास में हम लोग 50 इंपॉर्टेंट ग्रामर के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, साथ में उनके नियम को भी देखेंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ आंसर बताया चले गए, उनसे रिलेटेड नियम जो है उनको भी हम देखने वाले। अगर सपोज डेट 50 क्वेश्चन है तो हम 50 क्वेश्चन के लिए अलग अलग नियम, उनमें जो भी नियम बनने वाले होंगे उन नियमों को हम समझने वाले हैं। तो ध्यान से सीरीज को देखिए और हाँ, आंसर आपको कमेंट में देते रहना है। आप सभी के कमेंट को मैं देखते रहूँगा, कौन बच्चे आंसर दे रहे हैं कौन नहीं दे रहे हैं। तो यदि आपको उस क्वेश्चन का आंसर पता हो तो कमेंट में ज़रूर दीजिएगा और फास्ट ले दीजिएगा। और यदि दिक्कत है तो आप पूछ भी सकते हैं। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए, आज का जो पहला प्रश्न है हम लोग के सामने ये रहा। आज का पहला प्रश्न है ऑप्शन के साथ। आशा है कि आपको दिखाई दे रहा होगा। चलिए, आज का पहला प्रश्न है, ही डैश टू स्कूल एवरीडे। ही डैश टू स्कूल एवरीडे। यहाँ आपसे पूछा गया है मेन वर्ब क्या लगेगा। ऑप्शन है गो, गोज, गोइंग और गोन। बताइए जल्दी से, ए बी सी डी में से क्या आंसर होगा। जल्दी से आप सही बच्चे कमेंट में आंसर दीजिए। आप सभी के कमेंट को मैं ध्यान से देख रहा हूँ, तो जल्दी से आंसर देते रहिए। बताइए इसका क्या आंसर होगा। तो चलिए मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले, ध्यान रखना है, जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले, और देख लीजिए ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए कुछ तरीके होते हैं, कुछ नियम होते हैं। मैं उन नियम को थोड़ा बताने जा रहा हूँ, ध्यान से आप सुनेंगे। अगर वाक्य में एवरीडे मिल जाए, ठीक है, एवरीडे मिल जाए, वाक्य में डेली मिल जाए, ध्यान रखिएगा, वाक्य में क्या मिल जाए, एवरीडे मिल जाए, डेली मिल जाए, डेली के अलावा एक होता है ऑफेन, OFTN, ऑफेन मिल जाए, सेल्डम मिल जाए, ठीक है, यूजुअली मिल जाए, यूजुअली के बाद अगर आपको मिल जाए नॉर्मली, क्या मिल जाए सर, अगर आपको मिल जाए नॉर्मली, अगर ये सभी क्वेश्चन आपको मिल जाए, डेली हो गया, नॉर्मली हो गया, यूजुअली हो गया, सेल्डम हो गया, ऑफन हो गया, ठीक है, तो याद रखिएगा ये हमेशा लेता है प्रेजेंट इंडेफिनिट को, अर्थात जो सब्जेक्ट होगा ना उसके साथ वर्ब 1 या वर्ब 5 आएगा। क्या आएगा? वर्ब 1 या वर्ब 5 आएगा। सर वर्ब 1 कब आएगा, वर्ब 5 कब आएगा, बताइए। तो आप सभी को पता होगा, आप सभी को पता होगा कि अगर आई रहेगा या वी रहेगा या यू रहेगा या दे रहेगा या दो आदमी का नाम रहेगा, दो या दो से अधिक आदमी का नाम रहेगा, तो वर्ब 1 लगता है। वर्ब 1 क्या होता है सर? वर्ब 1 एक प्लुरल फॉर्म होता है जिसमें एस या एस नहीं लगता है। आपको पता होगा नाउन में एस एस लगने से प्लुरल बनता है और वर्ब में एस ए और ई एस लगने से सिंगुलर बनता है। तो जिस वर्ब के अंत में एस या ई एस नहीं होगा वो होगा प्लुरल वर्ब, और जिस वर्ब के अंत में एस या ई एस होगा वो होगा सिंगुलर वर्ब। तो आई वी यू सी, ठीक है, आई वी हो गया, यू हो गया, दे हो गया, और दो या दो से अधिक नाम हो गया, इन सब में वर्ब 1 लगेगा। बाकी जो ही बच गया, ही हो गया, सी हो गया, इट हो गया, वन नेम हो गया, इनमें क्या लगेगा, वर्ब 5 लगेगा। वर्ब 5 क्या होता है सर? तो हम क्या बताए हैं आपको, जो वर्ब 5 होगा, वर्ब 5 में क्या होता है कि लास्ट में वर्ब 5 समझ लीजिए क्या होता है, वर्ब 1 के लास्ट में क्या जुड़ा होगा सर, एस या
ई एस जुड़ा होगा। आपको थोड़ा सा याद रखना है। आगे हम बढ़ते हैं। अब आंसर आप लोग दे रहे हैं, आंसर देते रहिए आप लोग, ठीक है। तो आपके अनुसार इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। या ही लगा हुआ है, ही लगा हुआ है और उधर एवरी डे है, तो इसका आंसर हो जाएगा गोज, है ना, बी फॉर बॉल। ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बहुत ही मज़ेदार है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये परीक्षा में बहुत बार पूछे गए हैं। जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले, जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले, हैव बीन लिखा रहे, हैव बीन के साथ वर्ब फोर लगा रहता है, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे 2010 रहे या 2020 रहे या 2021 रहे, या इसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ टाइम, एक होता है पीरियड ऑफ टाइम। चलिए समझाते हैं। देखिए क्या होता है, आराम से डिस्प्ले पर देखते रहिए, सुनते रहिए। ओके, एक होता है पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम, और एक होता है पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। तो यदि हम समय की, किसी निश्चित समय की बात करते हैं, निश्चित समय की बात करते हैं, तो उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ टाइम। और आपको एक बात मेरे तरफ से ध्यान में रखना है मेरे भाई, कि पॉइंट ऑफ टाइम जो होता है, पॉइंट ऑफ टाइम जो होता है, इसके साथ लगता है सिंस, SINC, और पीरियड ऑफ टाइम के साथ लगता है फॉर। आइए हम एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। पॉइंट मतलब होता है, पॉइंट ऑफ टाइम मतलब होता है निश्चित समय। जैसे हम बोल रहे हैं, मैं सुबह, हम बोल रहे हैं सुबह, मॉर्निंग, तो मॉर्निंग एक निश्चित समय है। मैंने बोला 2010 एक निश्चित समय है। मैंने बोला 2015 निश्चित समय है ना। मैंने बोला चाइल्डहुड, ओल्डहुड, यंगहुड एक निश्चित समय है। जब तो मॉर्निंग हो गया, आफ्टरनून हो गया, 2010 हो गया, 2020 हो गया, 2025 हो गया, हमने बोला अक्टूबर, नवंबर, तो निश्चित की बात कर रहे हैं। लेकिन वही हम बोले 2 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 4 घंटा, 3 घंटा, 2 घंटा, मतलब निश्चित नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, अगर निश्चित समय नहीं है तो पीरियड ऑफ टाइम, और यदि निश्चित समय है तो पॉइंट ऑफ टाइम। जैसे मैं एग्जाम्पल में दिया था 2010, तो निश्चित आ रहा है ना, तो यहाँ क्या लगेगा, सीन्स लग जाएगा। वही अगर लिखा रहा था 10 आवर्स, क्या लिखा रहा था, 10 आवर्स, तो निश्चित नहीं है, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाता 4। अब आप लोग कमेंट करके आंसर बताइए, दूसरे प्रश्न का उत्तर क्या होगा। आई हैव बीन लिविंग हियर डैश 2010, तो बिल्कुल आंसर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, सिंस हो जाएगा। ठीक है, याद आपको हो गया होगा, समझ में भी आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, चलिए अभी बताया हूँ मैं, ये नियम में अभी बताया हूँ। आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस, अभी बताया हो कि आई वी यू ही सॉरी सी सॉरी आई सॉरी माफ कीजिएगा, आई वी यू दे, ये दो से अधिक नाम, ये जब भी आएगा तो वर्ब वन लेगा। और वर्ब वन कब पहचाने, कैसे पहचानेंगे, उसके लास्ट में कोई एस या एस नहीं लगा होगा। उसमें कह रहा करेक्ट चुनना है, हमको सही चुनना है। देखिए ही के साथ लगा हुआ है डू, ही के साथ लगा हुआ है डू, बिल्कुल गलत है सर। ही डू को लेगा जी, नहीं, ही सिंगुलर है ना, तो डू के साथ क्या लगेगा, हम बोले सिंगुलर वर्ब में ए से एस लगता है, डू या डज होगा। ठीक है सर। अगला है ही डोंट लाइक, फिर के साथ यहाँ डू लगा है, ये भी गलत है। फिर है ही डज नॉट लाइक, अच्छा डज नॉट, यहाँ ये भी गलत है। गलत क्यों है, आप पढ़े होंगे डू नॉट, क्या पढ़े होंगे, डू नॉट या डज नॉट, अपने साथ कौन सा वर्ब लेता है सर, तो वर्ब वन को लेता है ये सब। तो यहाँ लाइक के अंत में एस लगा है, वर्ब फाइव पे बिल्कुल गलत है। तो आपका आंसर हो जाएगा 3 का बी, 3 का हो जाएगा बी, बी फॉर बॉम्बे। ठीक है, 3 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आपको एक इसमें नियम क्या बना, नियम यही बना सर, नियम को सीखते हुए चलेंगे बच्चे। नियम यही बना कि अगर डू रहता है या डज रहता है, डू या डज रहता है, तो इनके साथ लगता है हमेशा वर्ब वन। एक होता है डीड पास्ट टेंस के लिए, तो डीड के साथ भी क्या लगता है, वर्ब वन लगता है। ध्यान रखिएगा बच्चे, डू या डज के साथ हमेशा वर्ब वन लगता है, और ही सी इट रहेगा तो डू के साथ लास्ट में एस या एस मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का चौथा प्रश्न है, आज का चौथा प्रश्न है चेंज इनटू पैसिव वॉइस। चलिए पैसिव वॉइस का थोड़ा सा नियम को देख लेते हैं। तो पैसिव वॉइस में कुछ नियम आपको जानना जरूरी है। अगर आपको इधर हम पी वी लिखते हैं, इधर एक ए वी लिखते हैं, और इधर हम लिखते हैं इसका पी वी। यदि ए वी में वर्ब वन या वर्ब फाइव रहता है, तो ध्यान रखना है पी वी में क्या हो जाएगा सर, एम हो जाएगा, इज होगा, आर होगा, और सभी में वर्ब थ्री के साथ बाई लगता है। ये तो बिल्कुल पता है सर। और यदि वर्ब फोर हो जाएगा, वर्ब फोर मतलब आईएनजी, तो बिल्कुल यहाँ एम लगेगा,
यह इज लगेगा और आर लगेगा, और इसके साथ क्या लगता है, बीइंग लगता है। क्या लगता है, बीइंग लगता है। आईएनजी होता है वर्ब फोर के अंत में, तो इसका कैसे याद रखोगे, बीइंग में भी देखो लास्ट में आईएनजी है, और यहाँ वर्ब फोर में भी लास्ट में क्या है, आईएनजी है। यदि यहाँ पे पैस एक्टिव में हैज़ या हैव रहता है, लिखना नहीं है, समझिए, हैज़ या हैव रहता है, तो यहाँ पे हैज़ या हैव के साथ क्या लगता है सर, बीन लगता है, और बीन के साथ लगेगा वर्ब थ्री प्लस बाय। वही बातें हैं। तो आपको तीन चीज़ मैंने बताया कि वर्ब वन और वर्ब फाइव रहेगा तो एम इज आर प्लस वी थ्री प्लस बाई, अगर वर्ब फोर रहेगा तो एम इज आर प्लस बींग प्लस वर्ब थ्री प्लस बाई, और हैज़ या हैव रहेगा तो हैज़ या हैव प्लस बिन प्लस वर्ब थ्री। अब चलिए आंसर दीजिए। अब आपको इसका आंसर देना है, थोड़ा ध्यान से दीजिएगा बच्चे, ठीक है। चलिए आपका क्वेश्चन आपके सामने ये है, चेंज इनटू पैसिव वॉइस, और ये आपका वाक्य है सी इज राइटिंग अ लेटर सी इज राइटिंग अ लेटर। तो जल्दी से इस वाक्य का आप उत्तर बताइए क्या होगा। सी इज राइटिंग अ लेटर, वह एक पत्र लिख रही है। ऑप्शन है ए लेटर इज रिटन बाई हर, ए लेटर वाज रिटन बाई हर, ए लेटर इज बीइंग रिटन बाई हर, ए लेटर हैज बीन रिटन बाई हर। चलिए तो हम लोग क्या करेंगे, ऑप्शन को छाटेंगे। अच्छा देखिए यहाँ पे आईएनजी लगा हुआ है, यहाँ आईएनजी लगा हुआ है, और मैंने आईएनजी के लिए क्या नियम बताया है, थोड़ा सा हम यहाँ ध्यान से देखते हैं। हम लोगों ने आईएनजी के लिए क्या नियम बताया, हमने देखिए, आपको यहाँ ध्यान से देखेंगे आप सभी को पता चल रहा होगा। हम लोगों ने आईएनजी के लिए नियम बताया कि अगर आईएनजी रहेगा तो एम इज आर प्लस बीइंग को ढूंढना है। तो आइए ना हम इसको ढूंढते हैं, एम इज आर प्लस बीइंग को। तो यदि आप ऑप्शन को देखिएगा, इस ऑप्शन में नहीं है बीइंग, ठीक है, इस ऑप्शन में बीइंग नहीं है, ऑप्शन नंबर सी में बीइंग है, डी में नहीं है, तो आपका उत्तर होगा सी, ठीक है। आपका उत्तर क्या होगा, सी, ध्यान रखिएगा, 4 का आंसर हो जाएगा सी। बेहद आसान प्रश्न है, इस नियम को बार बार इसको देखते रहना है, याद करके रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन आता है आर्टिकल का। अगला क्वेश्चन क्या आ गया, आर्टिकल का, बेहद आसान है। यहाँ एप्पल लिखा हुआ है, तो एप्पल का शब्द का आंसर क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। एन एप्पल और डे कीप्स द डॉक्टर अवे, इसका भी आंसर होगा बी, बी फॉर बॉम्बे। चलिए अगला मैं कुछ नियम बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। मैं कुछ नियम बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। यदि आप पढ़े हैं तो रिवाइज होगा, नहीं पढ़े तो समझिएगा। मैं नियम जो बता रहा हूँ देखिएगा ध्यान से। यदि कहीं पे आपको मिल जाए वर्ब वन के साथ आईएनजी मिल जाए, वर्ब वन के साथ आईएनजी मिल जाए, और यहाँ पे पूछे कि वर्ब में हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, तो ध्यान रखिएगा, हेल्पिंग वर्ब या तो एम होगा, या तो इज होगा, या तो आर होगा, या तो वाज, या तो वेयर होगा। और पता होगा एम कहाँ लगता है, आई के साथ एम लगता है, इज कहाँ लगता है, हेल्पिंग वर्ब, तो आपको पता है सिंगुलर होते हैं उसमें इज लगता है, प्लूरल में क्या लगता है, आर लगता है, ठीक है। तो आइए इसका आंसर आपको देना है, बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और आपका उत्तर भी स्क्रीन के सामने है। आपका क्वेश्चन है दे प्लेइंग फुटबॉल, बताइए, दे प्लेइंग फुटबॉल, बताइए दे के बाद यह क्या लगेगा। तो ऑप्शन है ना, और एक शब्द और है नाउ। नाउ मतलब होता है अब। नाउ जब भी रहे, नाउ रहे, नाउ अ डेज रहे, टुडे, टुमारो रहे, डे आफ्टर डे रहे, डे आफ्टर टू डेज रहे, कॉन्टिन्यूसली रहे, कॉन्स्टेंटली रहे, तो आपको एक बात ध्यान रखना है, नाउ, नाउ अ डेज, टुडे, टुमारो, ये सब जब भी लिखा हो वाक्य में ध्यान रखिएगा, प्रेजेंट वाले को लेगा। प्रेजेंट में या तो एम आएगा, या तो ई जाएगा, या तो आर आएगा। आपको पढ़ाया गया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दे आर प्लेइंग फुटबॉल नाउ। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। 7वां प्रश्न है ही डैश द चेयर, तो क्या होगा, ही सैट ऑन द चेयर। यहाँ पूछ रहा है प्रीपोजिशन, वह चेयर पर बैठा है, इन तो होगा नहीं, एट होगा नहीं, ओवर, क्या होगा, ही सैट ऑन द चेयर। आसान प्रश्न था, आगे बढ़ते हैं। चलिए आज का अगला प्रश्न है, आज का अगला प्रश्न है चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। ये बहुत आसान होता है इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना। तो देखिए होता क्या है, मैं बता रहा हूँ। इनडायरेक्ट स्पीच में आपके एग्जाम में मुख्य रूप से यही प्रश्न पूछा जाता है। आप देख रहे हैं यहाँ भी पास्ट टेंस में है, और यहाँ भी टाइड पास्ट रूप में है। मतलब यहाँ आप देख रहे हैं, ये भी पास्ट रूप में है, यहाँ भी ईडी लगा हुआ है, यहाँ भी ईडी लगा हुआ। जब ऐसा केस रहे तो करना क्या है, ढूंढना है, ऑप्शन से ढूंढना है। तो सी सेड होगा तो यहाँ कहीं कहीं क्या होगा, सी सेड लिखल होगा, या सी टोल्ड लिखल होगा। और देखिए यहाँ जो आई है ना बउआ, एक नियम आपको ध्यान रखना है, एस ओ
इन, मतलब 1 2 3। फर्स्ट पर्सन जो होता है नरेशन में सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार और थर्ड पर्सन नो चेंज। ठीक है, आप इन नियम को पढ़े हैं। यदि आप इस नियम को नहीं पढ़े हैं तो हम लोग ग्रामर का सीरीज स्टार्ट हुआ है नया, आप उसमें जुड़ सकते हैं। जब हम पढ़ाएंगे तो वहाँ पे आप सीख लीजिएगा, लेकिन अभी नया सीरीज स्टार्ट हुआ है, कल ही स्टार्ट हुआ है, तो उसको खत्म होने में बहुत टाइम लगेंगे। तो चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, तो ऑप्शन आपका क्या है, क्वेश्चन क्या है, शी सेड आई एम टायर्ड, उसने कहा कि मैं थक गया हूँ। ठीक है, तो ढूंढना है, आई है, ठीक है, तो आई फर्स्ट पर्सन है, आपको पता है आई और वी फर्स्ट पर्सन, यू सेकेंड पर्सन, ही सी इट और एनी नेम जो है वो थर्ड पर्सन है। तो आई अभी बताया आई फर्स्ट पर्सन है, तो आई फर्स्ट पर्सन है तो बदलेगा सब्जेक्ट के अनुसार, और सब्जेक्ट क्या है, सी है। तो देखिए यहाँ ढूंढना है, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर हम क्या लगाते हैं, दैट लगाते हैं। ठीक है, देखिए दैट सब में है, दैट यहाँ भी है, यहाँ भी है, सब में दैट लगा हुआ है, तो यहाँ पकड़ा नहीं रहा है। ठीक है, ठीक है, दैट सब में है सर। और आई के लिए क्या आएगा, आई फर्स्ट पर्सन है तो आई बदलेगा सब्जेक्ट के अनुसार। यहाँ सब्जेक्ट क्या है, तो आपका सब्जेक्ट है सी, तो सी को ढूंढना है। सी एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, तो बी और डी को क्या करेंगे हम, सॉरी, हाँ यहाँ भी सी आता, ये देखिए डी तो होगा नहीं, डी में दैट है नहीं, डी नहीं होगा, तो हम मेरा मामला फंस रहा है ए और सी में। सर कौन सा होगा, सर होगा कौन सा, आइए देखते हैं। ठीक है, सी क्यों नहीं होगा, तो सी टोल्ड डैट यहाँ भी है, सी सेड डैट यहाँ भी, टोल्ड या सेड एक ही होता है। यह एम है ना, तो एम है, इधर V2 है, तो एम के लिए V2 यहाँ क्या हो जाएगा, वाज हो जाएगा। देखिए सी में वाज है क्या, नहीं, तो आपका उत्तर होगा ए, जो बिल्कुल सही है। आप लोग आंसर देते रहेंगे। चलिए आप देख रहे हैं हर एक प्रकार का क्वेश्चन इसमें लाया गया, प्रैक्टिस सेशन यही इश्यू कहते हैं। अगला 9वां प्रश्न है, द बुक डैश बाय शेक्सपियर। देखिए बाई आ गया है, अभी हम पढ़ा रहे थे, अगर बाई आ जाता है, देखिए याद है ना, अभी रिटन बाय, बिंग रिटन बाय, इस तरह पढ़ा रहे थे। तो जब बाई आ जाएगा ना, तो ध्यान रखिएगा मेरे भाई, बगल में वर्ब 3 आएगा, और वर्ब 3 के साथ कोई न कोई हेल्पिंग वर्ब आएगा, तो ध्यान रखना है, बाई के साथ वर्ब 3 के साथ कोई न कोई हेल्पिंग वर्ब आएगा। तो ऑप्शन छाटिए, द बुक राइट बाई, गलत, ये गलत है सर, रोट भी गलत है, रिटर्न देख सिर्फ भीतरी तो दिया है लेकिन हेल्पिंग वर्ब नहीं दिया है, तो आंसर क्या हो जाएगा डी, द बुक वाज रिटन बाय शेक्सपियर। आगे बढ़ते हैं, अगला है यू डैश ऑबे योर पेरेंट्स। देखिए यू डैश ऑबे योर पेरेंट्स, आपको अपने पेरेंट्स की बात अवश्य माननी चाहिए। ये क्या है, ये क्या बता रहा है, एक निश्चितता, आपको बता रहा है सर्टेनिटी को, ये बता रहा है कि आपको एक मोरलिटी को बता रहा है। जब मोरलिटी को बता रहा है, वैसे चीज़ को बता रहा है जिसको आपको मानना आवश्यक है, तो उसमें मस्ट का प्रयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं, मस्ट का उपयोग करते हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला है 11वां प्रश्न, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ सही बच्चे गलत करेंगे। एक शब्द होता है मच और एक शब्द होता है मेनी, बच्चे को अक्सर कन्फ्यूजन होता है, तो कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए मैं बता दूं, मच जब भी आएगा तो अपने साथ लेकर आएगा अनकाउंटेबल नाउन। कौन सा नाउन लेके आएगा मेरे भाई, अनकाउंटेबल नाउन को लेके आएगा। और जब मेनी जब आएगा तो मेनी अपने साथ किसको लेके आएगा सर, मेनी अपने साथ लेके आएगा काउंटेबल नाउन। सर अनकाउंटेबल क्या होता है, जिसको हम नहीं गिन सकते हैं, काउंटेबल क्या होता है, जिसको हम गिन सकते हैं। तो यह क्वेश्चन ही यही, इसी क्वेश्चन को मैंने क्यों लिया है, कारण है, बिहार बोर्ड ने बहुत बार इसको पूछा भी है, तो एक कारण है। एक बात लिख लीजिए या याद रखिएगा, जो मनी है ना, मनी, भले हम मनी को तो काउंट करते हैं, लेकिन मनी कौन सा नाउन है, तो ध्यान रखिएगा अनकाउंटेबल नाउन, यूसीएन बोल रहे हैं, अनकाउंटेबल नाउन। तो जल्दी से आप बच्चे, सही बच्चे बता दीजिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। जब मनी अनकाउंटेबल नाउन है तो इसका उत्तर क्या होगा, अभी बताया है मैंने कि अगर अनकाउंटेबल नाउन होगा तो मच के साथ लगेगा, मेनी काउंटेबल होगा तो मेनी के साथ लगेगा। तो जल्दी से इन दोनों नियम को आपको ध्यान में रखना है, और इस नियम को ध्यान में रखने के बाद आपको इसका आंसर देना है। क्वेश्चन है ही हैज डैश मनी, मनी है, ऑप्शन है मच, मेनी, फ्यू, लिटल। तो आपका उत्तर जल्दी आना चाहिए, मैं ध्यान से देख रहा हूँ क्या आंसर होगा आपका, तो बिल्कुल सही है। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा आपका मच। मच क्यों होगा, बिकॉज मनी अनकाउंटेबल नाउन है, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए 12वां प्रश्न एक क्वेश्चन टेंस का है,
कैसे? अब देखिए ऐसा ही क्वेश्चन बिहार में पूछता है। तो हम क्या बता रहे थे कि अगर देखिए अभी तक हम क्या-क्या बताए हैं, थोड़ा सा ध्यान से इसको देखिए। अभी हम कुछ देर पहले बता रहे थे कि यदि कहीं पे आपको मिल जाए डेली, डेली मिल जाए, ध्यान सुनिए बउआ, डेली मिल जाए, एवरीडे मिल जाए, ऑफन मिल जाए, ऑलवेज मिल जाए, ठीक है, सेल्डम मिल जाए, तो इन सब के साथ बउआ याद रखना है, इन सब के साथ लगता है वर्ब 1 या वर्ब 5 लगता है, ठीक है, या इन सब के साथ लगता है डू या डज लगता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और यदि आगे बढ़ते हैं, और यदि नाउ मिल जाए, नाउ डेज मिल जाए, टुडे मिल जाए, टुमारो मिल जाए, तो इन सब के साथ लगता है एम इज आर प्लस वर्ब 4 लगता है, ठीक है। और आगे देखिए, यदि आपको यस्टरडे मिल जाए, यस्टरडे वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, यस्टरडे मिल जाए या एगो मिल जाए या लेट मिल जाए या बिफोर मिल जाए, ध्यान इनके साथ क्या लगता है V2 लगता है, और V2 बुलाएगा या ऑप्शन में डीड रहेगा, तो यदि V2 नहीं है तो ऑप्शन में डीड को ढूंढना है, डीड रहेगा आंसर हो जाएगा। तो चलिए आपको एक बात ध्यान रखना है, यस्टरडे वाला इंपॉर्टेंट है, यस्टरडे मतलब होता है बीता हुआ कल, और बीता हुआ कल मतलब भूतकाल, और भूतकाल के लिए हम लगाते हैं डीड, बिकॉज डीड होता है डू का पास्ट टेंस होता है। अब आपको बुझा रहा होगा, तो ये कुछ नियम है जो इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए हैं, ठीक है, ये वाला जो ऊपर में लिखा गया है ये वाला, ठीक है, याद रखिएगा, और नीचे में भी कुछ नियम इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए है, और यह जो यस्टरडे वाला हमने जो लिखा है अभी यहाँ पे, यस्टरडे वाला जो लिखा है यह भी इम्पोर्टेंट है, तो आपके एग्जाम में इससे क्वेश्चन काफ़ी आता है। तो अगला क्वेश्चन है 12वां प्रश्न है, ही डैश इज होमवर्क यस्टरडे, यह यस्टरडे है, तो आंसर बताइए क्या होगा, डू, डिड, डन, डूइंग, क्या आंसर होगा। अभी मैंने बताया है कि यस्टरडे पास्ट टेंस है, और पास्ट टेंस के लिए डू का वर्ब टू डीड या वर्ब टू का इस्तेमाल करते हैं, तो इसका आंसर होने लगेगा बी हो जाएगा। हम आगे बढ़ते हैं, आशा है कि आपको यह सीरीज बहुत ही अच्छा लग रहा होगा, आप इसे अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। चलिए अगला जो क्वेश्चन है ना, एक क्वेश्चन है कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव, तो चलिए हम कुछ बातें को इसमें जानने वाले हैं, हम बोले हैं सब में नया नया नियम सीखेंगे। यदि कहीं पे आपको ठीक है एडजेक्टिव के साथ, यदि कहीं एडजेक्टिव के साथ आर या ईयर मिल जाए, तो ध्यान रखिएगा वहाँ पे क्या लगता है, देन लगता है। ध्यान से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या बोला मैंने सर, यदि एडजेक्टिव के साथ आर या ईयर मिल जाए तो वह क्या लगता है, देन मिलता है। चलिए सर, यदि किसी एडजेक्टिव के अंत में एस टी, ठीक है, या ई एस टी मिल जाए तो वह ध्यान रखिएगा शुरू में क्या लगता है सर, द लगता है। इतना बात आपको याद रखना है, यदि एडजेक्टिव के अंत में आर या ई आर लग जाए तो देन हो जाएगा, यदि एडजेक्टिव के अंत में एस टी या ई एस टी लग जाए तो शुरू में क्या होता है, द लगता है। चलिए तो आज के प्रश्न को हम देखते हैं और आपको आंसर देते रहना है। और यदि आप नए बच्चे हैं तो मेरे चैनल का नाम आपको दिखाई दे रहा होगा, PCS वाला रिटर्न, इसको क्या कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने उन दोस्तों तक शेयर कीजिए जिन्हें इनकी आवश्यकता है। चलिए तो क्वेश्चन है, सी इज टॉलर, ठीक है, टॉलर क्या होगा, टॉलर क्या होगा, सी इज टॉलर क्या होगा सर, तो ई आर आ गया है, द टॉलर देन मी होगा। एक और बात बता रहा हूँ मैं, अब सब देखिए किसी किसी में आर तो रहता है लेकिन बच्चे अक्सर गलती करते हैं, तो इसको हम बोलते हैं एक्सेप्शन, जिस पर नियम हमारा काम नहीं करता है, इसको हम बोलते हैं एक्सेप्शन, अपवाद। जैसे में कहीं पर लिखा रहे, बहुत अच्छा चीज़ बता रहा हूँ मैं, कोई नहीं बताएगा, इस लिखा रहे सीनियर, ठीक है सर, कहीं लिखा रहे जूनियर, ठीक है, कहीं लिखा रहे सुपेरियर, हम जो बोल रहे हैं ध्यान से सुनते रहिए, एग्जाम में आपको क्वेश्चन मिलेगा, और कुछ लिखा रहे इन्फेरियर, ठीक है, इन्फेरियर, तो देखिए सबके अंत में आर आ रहा है, आपको लगेगा सर अभी तो बताया हूँ मैं, आर या ई आर रहे तो क्या लगाएंगे, देन लगाएंगे, लेकिन बच्चे गलत, यहाँ देन नहीं लगेगा, यहाँ क्या लगेगा, टू लगेगा। तो अपवाद हम इसलिए हम बता रहे हैं, हम जो बता रहे हैं बहुत ही अच्छा चीज़ बता रहे हैं,
यदि आप नहीं पढ़े हमसे, यदि नहीं लिखे हैं तो आप उसको लिख लीजिए कहीं अगला कॉपी में, ठीक है। ध्यान रखिएगा, सीनियर लिखा रहे, जूनियर लिखा है, सुपेरियर लिखा रहे, इन्फीरियर लिखा रहे, इस सब में क्या लगता है, टू लगता है। और यदि वही इसके अलावा जो भी है आर या ईयर रहे उसमें देन लगता है। चलिए कौन ठीक है, यहाँ आगे इसका ऑप्शन मिल जाए। तो चलिए 13 का आंसर आपका क्या हो जाएगा, देन बी फॉर हो जाएगा बॉम्बे। आपका 14वां प्रश्न है। आइए, ये 14वां प्रश्न आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन टैग का है। किसका है सर, क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग को बनाना बेहद आसान है। क्वेश्चन टैग को बनाने के लिए क्या करते हैं, हम लोग इधर देखते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं आर है, तो आर को इधर भी ढूंढना है। अगर यहाँ आर है ना, तो आर को इधर भी ढूंढना है। देखिए ऑप्शन में आर किस में आ रहा है सर, ऑप्शन में आर बी में नहीं है, सी में भी नहीं है, डी में नहीं है, किस में है, ए में है। और देखिए इधर नॉट नहीं लगा है, इधर नॉट आपको दिखाई दे रहा है नहीं। इधर जब नॉट नहीं रहेगा तो इधर आपको नॉट मिलेगा। और यह यू का जो यह रूप है यू होता है, तो आर नॉट यू। आपको इधर क्वेश्चन इस तरह का वाक्य जब भी मिले इधर से मैच कीजिए, काम खत्म। चलिए, एक शब्द है, ठीक है, एक शब्द है सी प्रीफर्स टी। इसका इस तरह का जब भी क्वेश्चन है प्रीफर्स, ठीक है, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा सी प्रीफर्स टी, ठीक है। ऑप्शन है सी प्रीफर्स टी डैश कॉफ़ी, तो इसका आंसर हो जाएगा सी प्रीफर्स। याद रखिए जो प्रीफर्स होता है किसको लेता है, टू होता है। सी प्रीफर्स टू टी टू कॉफ़ी, ध्यान रखिएगा। आइए देखिए, अभी पढ़ाया हूँ मैं, अभी पढ़ा के आ रहा हूँ मैं, यह क्वेश्चन अभी पढ़ा के आ रहा हूँ, बिल्कुल आसान है। देखिए यहाँ पे आप गौर से देखिएगा, वाज क्या है सर, तो सर वाज हमारा हेल्पिंग वर्ब है। वाज क्या है सर, तो वाज हेल्पिंग वर्ब है। और संग क्या है, सिंग सैंग संग, V3 है। तो अब बताइए हेल्पिंग वर्ब प्लस V3 के बाद क्या आता है सर, याद करो, बाई आता है कि नहीं आता है, बाई आता है। तो एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस याद करो, तो आंसर क्या हो जाएगा, 16 का हो जाएगा बी। आंसर क्या होगा, बी फॉर बॉम्बे। क्या बात है, सबका आंसर बी ही आ रहा है। आज का अगला प्रश्न, ये मैं नहीं बताने वाला, अही बताया हूँ मैं। यस्टरडे वाला क्वेश्चन देखिए, यस्टरडे वाला क्वेश्चन मैं भाई अभी बता के आ रहा हूँ, बिल्कुल। ही डैश टू मार्केट यस्टरडे, अधिकतम बच्चे क्या लगा के, गोज लगा के आएंगे, आंसर हो जाएगा गलत। क्यों गलत होगा हम बताएंगे। यस्टरडे है, हम बोले यस्टरडे जब भी आता है मतलब होता है बीता हुआ कल। अब बीता हुआ कल को हम लिखते हैं पास्ट टेंस में, और इसमें पास्ट टेंस क्या होता है सर, गो का होता है वेंट, डू का होता है डीड। तो बताइए यहाँ पास्ट टेंस कौन है, सी होगा, वेंट होगा। तो जल्दी से इसका आंसर दीजिए, 17 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ही वेंट टू मार्केट यस्टरडे, ध्यान रखिएगा बच्चे। आइए 18वां प्रश्न है। 18वां प्रश्न है, एक क्वेश्चन सिंथेसिस का है, बोले तो कंजक्शन का है। कंजक्शन क्या करता है, दो वाक्यों को जोड़ने का काम करता है। यह दो वाक्य आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। पहला वाक्य ही इज़ पुअर और दूसरा वाक्य ही इज़ ऑनेस्ट। तो दो वाक्य आपको दिखाई दे रहे हैं, पहला वाक्य ही इज़ पुअर और दूसरा वाक्य ही इज़ ऑनेस्ट। तो देखिए जैसे अगर हिंदी निकाले तो इसका हिंदी होगा वह गरीब है, और इसका हिंदी हुआ वह ईमानदार है। देखिए वह गरीब है और वह ईमानदार है, इसको इस तरह से सेट करना है कि सही से सेट भी हो जाए और पढ़ने में भी अच्छा लगे। तो हम बोल सकते हैं ना, वह गरीब है लेकिन वह ईमानदार है। तो बताइए इसका आंसर एंड होगा, नहीं बट होगा। जी हाँ, क्या आंसर होगा, बट, बिफोर बॉम्बे। बट मिस क्या होता है सर, लेकिन होता है, ठीक है। आज का अगला प्रश्न, आज का अगला प्रश्न आ गया आपके स्क्रीन के ऊपर, ये रहा। सी डैश इंग्लिश वेरी वेल, सी डैश इंग्लिश वेरी वेल। सी आ रहा है, अभी मैं पढ़ा के आ रहा हूँ कि जब भी कहीं ही सी इट वन नेम रहता है तो वर्ब के अंत में हम ढूंढते हैं एस या ईएस ढूंढते हैं। तो सही प्यारे बच्चे जल्दी से इसका उत्तर दीजिए, 19वें प्रश्न का उत्तर क्या होगा। तो 19वें प्रश्न का उत्तर आपका क्या होगा, जल्दी से आंसर दीजिए। तो बिल्कुल आप लोग का आंसर सही आ रहा है, कुछ लोगों का। 19वें प्रश्न का आंसर होगा स्पीक्स। क्या आंसर होगा, स्पीक्स होगा, सी है। और सी फर्स्ट पर्सन है, सॉरी फर्स्ट बोला, थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है। तो सिंगुलर नंबर के साथ क्या लगता है, वर्ब में एस या ईएस लगता है। तो इसका आंसर भी यह हो जाएगा बी फॉर बॉम्बे, ठीक है, बी फॉर बॉम्बे, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है प्लीज ओपन द डोर, पूछ रहा है कौन से वाक्य है। ये सब क्वेश्चन मैं पढ़ा चुका हूँ। प्लीज ओपन द डोर, पहले आप लोग आंसर बताइए फिर हम बताएंगे। प्लीज ओपन द डोर कौन सा वाक्य है। ऑप्शन है इम्पेरेटिव,
इंटेरोगेटिव, एक्सक्लामेटरी और डिक्लेरेटिव। जल्दी से आंसर दीजिए। तो सुन लीजिए मेरे प्यारे बच्चे, जब भी आपको वाक्य में प्लीज मिलता है, फॉरबिड मिलता है, रिक्वेस्ट मिलता है, काइंडली मिलता है, समझना है वह इम्परेटिव सेंटेंस है। कौन सा सेंटेंस है बाबू? इम्परेटिव सेंटेंस है। आपको पढ़ा दिया गया है सब बातें बहुत पहले से। आगे आइए, चलिए अगला प्रश्न है, एक क्वेश्चन है प्रीपोजिशन का। एक क्वेश्चन किसका है? प्रीपोजिशन का। तो अगला क्वेश्चन जो है ये प्रीपोजिशन का है। क्वेश्चन है द सन, ये हमने बताएंगे, आसान प्रश्न है, आपको बताना है। द सन राइजेस दैश द ईस्ट। आप पढ़े होंगे इस तरह के वाक्य में, द सन राइजेज इन द ईस्ट। सूरज जो है पूरब में उगती है। ये बिल्कुल आपका आसान आंसर था इसका। चलिए, अच्छा अगला है ही सेड आई विल गो टुमारो। अभी मैं नरेशन समझा के आ रहा हूँ। नरेशन जब भी रहे तो क्या करना है सर? नरेशन जब भी रहे तो इसको तो यहाँ ढूंढना है। देखिए ही सेड, ही सेड, ही सेड, ही टोल्ड, सब में है। और इन्वर्टेड कॉमा के बाद क्या रहेगा? दैट रहेगा। तो देखिए दैट कहाँ कहाँ है? देखिए यहाँ देखिए बाबू, दैट नहीं मिल रहा है। यहाँ दैट है नहीं, तो बिल्कुल गलत दिया है सर। अच्छा इसमें दैट है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी में भी दैट नहीं है, तो पहले गलत को छाटिए। डी में दैट है और यहाँ भी दैट है। आइए हम इसको देखते हैं किस तरह कौन गलत है। चलिए यहाँ तक तो सब सही है। ही सेड दैट, ही टोल्ड दैट, ही। देखिए यहाँ विल है ना, हम बोले हैं इधर भी V2 है, ठीक है। जब V2 रहता है तो विल का आंसर क्या होगा? विल का V2 हो जाएगा, वुड हो जाएगा। और वुड कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर बी में है, बी फॉर बम्बे। सिर्फ बी फॉर बम्बे ही आ रहा है, क्या बात है। अगला है द कैट इज डैश द टेबल। द कैट इज डैश द टेबल। कैट कहाँ है? टेबल के ऊपर, टेबल के नीचे। तो सर जी टेबल के नीचे है, तो अब कैंसिल हो जाएगा सी। सी मतलब होता है अंडर, सॉरी अंडर मतलब होता है नीचे। अगला है यू डैश नोट स्मोक हियर। यू डैश नोट स्मोक हियर। कह रहा है आपको यह स्मोक नहीं करना चाहिए। कह रहा है आपको यह स्मोक नहीं करना चाहिए, है ना, नहीं करना। यू मस्ट नॉट स्मोक हियर, यू नीड नॉट स्मोक हियर, यू डेयर नॉट स्मोक हियर। क्या आंसर होगा? यही होगा, यू डेयर नॉट स्मोक हियर। मतलब इसमें क्या चेतावनी दे रहे हैं। जब चेतावनी उतावनी की बात करते हैं, अब तुमको चेतावनी की बात करते, तुम्हें कोई चेतावनी देता है उसमें क्या लगाते हैं? डेयर लगाते हैं। स्मोक कोई कर रहा है तो उसको चेतावनी दे रहे हैं, यू डेयर नॉट स्मोक हियर। आंसर होगा डेयर। अच्छा गंगा है, आर्टिकल हम पढ़ भी किए हैं कि कोई नदी का नाम है, कोई पहाड़ का नाम है, पर्वत की चोटियों का नाम है, किसी समुद्र का नाम है, किसी सागर का नाम है, किसी नदी का नाम है ना, और किसी ग्रंथ का नाम है। तो इन सब के पहले द लगता है, और यह गंगा एक नदी है तो गंगा के पहले क्या लगेगा? सी। सी फॉर कलकत्ता, कलकत्ता। चलिए अभी मैं पढ़ा के आ रहा हूँ। अभी मैं इसको पढ़ा रहा था कि सर जी जब वर्ब में ING मिले तो एम इज आर वाज वियर लगाना है। लेकिन इधर भी देखना है। अच्छा यहाँ केम क्या है? आप पढ़े होंगे कम होता है, कम, केम, फिर कम। अच्छा यहाँ केम क्या है सर? तो इधर केम सर हमारा V2 है। इधर केम क्या है मेरा? केम इधर हमारा वर्ब 2 है। जब इधर वर्ब 2 है तो इधर भी वर्ब 2 को ढूंढना है। वर्ब 2 मतलब पास्ट टेंस को ढूंढना है। तो पास्ट टेंस इसमें एक ही है, एक तो बी वाज है, एक तो वेयर है। तो सी के साथ क्या लगेगा सर? तो सी के साथ आंसर हो जाएगा वॉज हो जाएगा। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अगला है दे डैश देयर होमवर्क। तो दे है तो दे के साथ क्या लगेगा सर? हैव प्लस V3 लगेगा। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बी। हैज तो होगा नहीं, हैज सिंगुलर में लगता है। डीड होगा नहीं, सिर्फ डन अकेले होगा नहीं, डन V3 है और V3 आएगा तो हैज, हैव या हैड को लेके आएगा। तो सदा इसका आंसर हो जाएगा बी फॉर बॉम्बे। अगला है 28वां प्रश्न। देखिए प्रीपोजिशन का प्रश्न आसान क्वेश्चन है। जब भी समय की बात हो, जब भी समय की बात हो, है ना, तो ध्यान रखिएगा उसमें हम एट लगाते हैं। ही अराइव्ड एट 8 o'clock। ठीक है, ही अराइव्ड एट 8 o'clock, वह 8 बजे पहुंचा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा एट। आसान था क्वेश्चन है। फिर देखिए अभी मैं पढ़ा के आ रहा था कि सर जी ध्यान से, ऐसा क्वेश्चन को मैं बार बार तीसरा बार बता रहा हूँ, मैं एक बार गौर फरमाइए और आप लोग कोशिश कीजिए कि इसका आंसर हम दे ऑप्शन से। द डोर वाज। देखिए वाज क्या है सर? तो आप पढ़े हैं सर, वाज हमारा हेल्पिंग वर्ब है। वाज क्या है? हेल्पिंग वर्ब है।
ऑपरेंड क्या है सर, ऑपरेंड हमारा V3 है, ईडी लगा हुआ है। तो अब पढ़े जब भी हेल्पिंग वर्ब आए V3 आए तो बगल में क्या आता है सर, बाई आता है। बोलो अभी मैं बता के आ रहा हूँ कि नहीं आ रहा हूँ? तो बच्चे बिल्कुल सही है, मैं अभी बता के आ रहा हूँ। तो इसका आंसर होगा बी फॉर बॉम्बे। क्या आंसर होगा? बी फॉर बॉम्बे हो जाएगा। चलिए ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, तीसरा प्रश्न क्वेश्चन क्या पूछा गया है, वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो। तो अब देखो क्वेश्चन पहचानने का मैंने तरीका सिखाया था कि अगर वाक्य में प्लीज रहे, काइंडली रहे, फॉरबिड रहे, डोंट रहे, रिक्वेस्ट रहे, तो हम इम्परेटिव बोलते हैं। यदि वाक्य में अभिशाप या आशीर्वाद की बात हो तो उसको हम ऑप्टेटिव बोलते हैं। और यदि वाक्य में क्वेश्चन पूछने की बात हो, इस तरह से सिंबल दिया हो, यदि वाक्य में इस तरह का सिंबल दिया हो तो इसको हम बोलते हैं इंटेरोगेटिव। क्या बोलते हैं? इंटेरोगेटिव बोलते हैं। और यदि वाक्य में इस तरह का सिंबल दिया हो, वाक्य में इस तरह का सिंबल दिया हो तो इसको हम बोलते हैं एक्सक्लामेटरी, बोले तो विस्मयादि बोधक। तो चलिए बच्चे आप लोग आंसर जल्दी से दीजिए। तीसरे प्रश्न का उत्तर आपके लिए क्या होगा? जल्दी से आंसर दीजिए। वेयर आर यू गोइंग क्वेश्चन पूछने की बात हो रही है। और लास्ट में देखिए, आप लास्ट में देख सकते हैं यह क्वेश्चन मार्क भी, सॉरी हाँ एक मिनट, यह क्वेश्चन मार्क भी लगे हुए हैं। तो ऑप्शन ए में है करेक्ट, इनकरेक्ट, इंटरोगेटिव। तो बिल्कुल सर इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, सी। ठीक है, याद रखिएगा आपको, सी फॉर चंडीगढ़। वी डैश हेल्प द पुअर, वी डैश हेल्प द पुअर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वी डैश हेल्प द पुअर, हमें गरीब लोगों की मदद करनी चाहिए। ऐसा जब भी क्वेश्चन मिले इसमें आपको लगे सलाह की बोध हो रही है, सलाह या भावना की बोध हो रही है, तो वैसे प्रश्न में हम आराम से आँख मूंद के हम क्या लगाते हैं? शुड लगाते हैं। क्या लगाते हैं? शुड लगाते हैं। अब शुड पढ़िए रहे तो एक बात याद रखिएगा, एक बात याद रखिएगा कि भाई साहब शुड एक शब्द है, ठीक है, शुड, और एक शब्द है आउट टू, OUGST, आउट टू। ये दोनों बिल्कुल बराबर होता है मेरे भाई। ये शब्द दोनों क्या है? बिल्कुल बराबर होता है। जहाँ जहाँ शुड आएगा वही वही आउट टू भी आएगा। मतलब शुड और आउट टू का मान एक ही होता है। तो यदि शुड पूछे या आउट टू पूछे, दोनों का आंसर सेम ही होगा। ठीक है। और एक बात शुड के लिए याद और रखना है, एक और याद रखना है। ठीक है, अगर किसी वाक्य में लेस्ट मिल जाए, आपको VBI में हम बताए हुए हैं, गोल्डन रूल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर में, यदि वाक्य में लेस्ट मिल जाए तो लेस्ट के साथ पूछता है, लेस्ट के साथ पूछेगा इधर आपका वर्ब क्या होगा, तो इधर वर्ब आपका हो जाएगा वही शुड हो जाएगा। तो लेस्ट के साथ आपका वर्ब क्या होगा? शुड होगा। रट लो भाई मेरे, अगर वाक्य में लेस्ट मिल जाए इधर वर्ब क्या होगा? शुड होगा। ध्यान से चलिए, यहाँ लिखा हुआ है सीन्स लिखा हुआ है, तो हम बोले जब भी सीन्स वाला क्वेश्चन है तो उसमें देखना है, क्या चीज़ देखना है? हैज या हैव प्लस बीन देखना है। तो इसका आंसर क्या होगा? ईट है, तो ईट के साथ क्या होगा? ईट के साथ क्या होगा? हैज होगा। ठीक है, लेकिन देखिए हैज जो है, हैज के बाद बीन है नहीं, हैज के बाद बीन नहीं है तो गलत हो जाएगा। हैव भी हो नहीं होगा, वाज भी नहीं होगा, क्या आंसर होगा? इज होगा। इट इज़ रेनिंग सिंस मॉर्निंग, सुबह से वर्षा हो रही है। 32 का आंसर हो जाएगा सी, सी फॉर चंडीगढ़। आइए, सी कैन है। देखिए जब भी आपको ध्यान रखना है मेरे भाई, जब भी कहीं कैन मिल जाए, मॉडल कैन हो गया, कुड हो गया, मे हो गया, ठीक है, माइट हो गया, ये जब भी इस तरह क्वेश्चन मिल जाए, सेल हो गया, विल हो गया, शुड हो गया, जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले ऐसा मॉडल कहलाते हैं। इनके बाद वर्ब वन लगता है। चलिए वर्ब वन छाटिए क्या होगा? वर्ब वन हम बताया जिसके अंत में एस या एस के नहीं रहेगा, सिंपल फॉर्म। वर्ब का पहला फॉर्म जैसे हम डू मतलब करना, ड्रिंक मतलब पीना, कम मतलब आना, गो मतलब जाना, यही सब है वर्ब वन। तो सी क्या ऑप्शन है सर? सी डैश वेल। चलिए ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है सिंग्स, फिर है सिंग, फिर है सिंगिंग, फिर है संग। तो आपको सर लग रहा होगा कि सिंग ही होगा सर। ठीक है, वर्ब वन की बात कर रहे हैं, सिंग ही होगा। चलिए अगला है डिपेंड। तो आपको याद रखना है एक बात है, डिपेंड। तो डिपेंड अपने साथ दो शब्द को लेता है, या तो ऑन को लेता है या अपॉन को लेता है। तो इस ऑप्शन में या तो डिपेंड याद रखना है, डिपेंड अपने साथ ऑन को लेता है या अप ऑन को लेता है। तो जल्दी से आंसर बताइए इसका क्या आंसर होगा? 34 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा? जल्दी से दीजिए। ही डिपेंड्स डैश इज पेरेंट्स, विद होगा, टू होगा, ऑन होगा, बाई होगा। तो बिल्कुल इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑन हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक बात और याद रखना है, कुछ वर्ड है जो इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछ देगा अफ्रेड,
अफ्रेड किसको लेगा प्रीपोजिशन में, तो अभी पढ़े सर अफ्रेड किसको लेता है, ऑफ को लेता है। यदि प्रीपोजिशन में आपको हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब 3 दिया रहे तो अभी पढ़े सर बाई को लेता है। ठीक है सर, अभी हम सब पढ़ा के आ रहे हैं। ठीक है, यदि कहीं पर आपको लिखा रहे इंटरेस्टेड, क्या लिखा रहे इंटरेस्टेड, तो इंटरेस्टेड किसको लेता है सर, इन को लेता है। यदि किसी कहीं लिखा रहे सेटिस्फाइड, क्या लिखा रहे सेटिस्फाइड, तो सेटिस्फाइड किसको लेता है, विद को लेता है। तो इतने अफ्रेड किसको लिया है, एफ ऑफ को लिया है। हेल्पिंग वर्ब के साथ वर्ब 3 रहे तो बाई को लिया, इंटरेस्टेड रहेगा तो इन को लेगा, और यदि सेटिस्फाइड रहेगा तो विद को लेगा। और एक सबसे इम्पोर्टेंट जो एग्जाम में इस बार आया हुआ था, मैरी, शादी, मैरी मतलब हो गया, मैरी किसको लेगा, टू, जैसे राम वॉज मैरिड टू सीता, बाई नहीं बोलेंगे। आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा इन सब बातों को जो मैं बता रहा हूँ। चलिए नरेशन फिर से आ गया, नरेशन मैं नहीं बताने वाला, नरेशन फिर से आ गया, वही काम करना है सर। ही सेड है, ढूंढो पर सर, सब जगह है, सब जगह दिख रहा है ही सेड डैट। अच्छा, पर हम बोले हैं ना जिसमें दैट नहीं छाटो, देखो दैट यहाँ है लेकिन दैट इसमें नहीं है, गलत हो जाएगा। यहाँ भी दैट नहीं है, गलत हो जाएगा। बचा दो बच्चा, ही सेड डैट, ही सेड डैट, दोनों सही है। यह आई है तो आई होता है फर्स्ट पर्सन, और हम बोले हैं फर्स्ट पर्सन बदलता है सब्जेक्ट के अनुसार, और सब्जेक्ट यहाँ क्या है सर, ही है, तो यहाँ पे ही छाटिए तो आपका आंसर हो जाएगा ए फॉर एप्पल, ए फॉर एप्पल हो जाएगा। 35 का आंसर हो जाएगा ए, जो बिल्कुल सही है। चलो अगला है आई मिस द बस, आई मिस द बस, आई वाज लेट, दो सेंटेंस है, फिर जोड़ना है। मैं बस लेट कर गया, मेरा बस छूट गया क्योंकि मैं लेट था। तो क्योंकि के लिए जब कारण की बात करते हैं तो आपका आंसर हो जाएगा बिकॉज, क्या आंसर हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा बिकॉज, ध्यान रखिएगा मेरे भाई। चलिए 37वां प्रश्न है, क्या आर्टिकल पूछा है, द डैश ताजमहल इज इन आगरा। तो हम बताया है कि सर अगर ताजमहल है, कोई स्मारक है, नदी का नाम है, पर्वत की चोटियों का नाम है, तो ये अपने अपने पहले किसको लेता है सर, तो अपने पहले सब लेता है द को लेता है। जैसे टाइम का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आपको कमेंट में बताना है माउंट एवरेस्ट के पहले क्या लगेगा, बताना है माउंट एवरेस्ट के पहले कौन सा आर्टिकल लगेगा, ए लगेगा कि एन लगेगा कि द लगेगा। एक कमेंट में इसका आंसर आप सभी बच्चे को देना है, ध्यान रखिएगा। 38वां प्रश्न है, ठीक है, 38वां प्रश्न है देयर। देखिए मेरे भाई, जब भी देयर आता है और वर्ब पूछता है तो देयर के इधर आने वाले नाउन को देखते हैं। अगर ये नाउन प्लूरल है, देखिए ये नाउन अगर प्लूरल है तो हमारा वर्ब भी क्या होगा, हमारा वर्ब भी होगा हमारा प्लूरल। यदि नाउन यहाँ सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या होगा, सिंगुलर होगा। और समझदार के लिए इशारा काफ़ी है, आंसर दीजिए। देयर है सम बुक्स ऑन द टेबल, इज होगा कि यार होगा कि वाज होगा कि बी होगा। अब तो आंसर दे दीजिए मेरे भाई। ठीक है, यह बुक्स प्लूरल है तो वर्ब भी क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बी, बी, बी फॉर बॉम्बे। चलिए अभी मैं पढ़ा रहा था 39 नंबर, अभी मैं पढ़ा के आया हूँ बिल्कुल अभी, कि सर अगर सिंस कहीं मिले ना तो वहाँ आपको ढूंढना है हैज़ या हैव, यदि पास्ट है तो ढूंढना है हैड। तो ठीक है, यहाँ मंडे लिखा हुआ है तो इसका आंसर होगा ही एज विन हो जाएगा, 39 का सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए वाट अ ब्यूटीफुल गर्ल इट इज, अभी समझाया होगा, समझेंगे तो आंसर देंगे। वाट अ ब्यूटीफुल गर्ल इट इज, सॉरी ब्यूटीफुल फ्लावर इट इज़, अगर समझे होंगे बढ़िया से तो आपका आंसर आराम से आएगा इसका। यहाँ देखिए लास्ट में कौन सा सिंबल है, इस सिंबल को हम क्या बोलते हैं, इस सिंबल को हम बोलते हैं एक्सक्लामेटरी। तो जल्दी से इसका आंसर दे दीजिए, इंट्रोगेटिव, एक्सक्लामेटरी, इंपेरेटिव, डिक्लेरेटिव, जल्दी से आंसर दीजिए मेरे भाई, क्या होगा। तो लास्ट में इस तरह का जब सिंबल रहता है तो उसको हम बोलते हैं बी फॉर बॉम्बे, एक्सक्लामेटरी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए फिर से वही क्वेश्चन आ गया, अभी मैं बता के आ रहा हूँ। तो सर क्या बता रहा था सर, मैं आपको बता रहा था कि इधर अगर हेल्पिंग वर्ब रहे, हेल्पिंग वर्ब के साथ डन जो है V3 रहे तो यहाँ क्या लगता है सर, यहाँ पे बाय लगता है। तो बिल्कुल 41 का आंसर हो जाएगा ए। देखिए ये क्वेश्चन सब बार बार आ रहा है, ए अच्छा पैटर्न पर मैं बनाया हूँ। चलिए एवरी वाला मैं पढ़ाया था कुछ देर पहले, एवरी वाला पढ़ाया था कि एवरी जब रहता है टुडे, एवरी के साथ साथ डेली रहता है ना, सेल्डम रहता है, ऑफन रहता है, तो वर्ब 1 या वर्ब 5 को लेता है। वर्ब 5 कब लेगा, जब सी रहेगा, एक नाम रहेगा, जैसे में सी है तो सी किसको लेगा सर, गोज को लेगा। अब कैंसर होगा बी फॉर बॉम्बे हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है।
यू डैश हार्ड टू सक्सीड, यू डैश वर्क हार्ड टू सक्सीड, है ना, बताइए तो क्या आंसर होगा, यू शैल, तुम्हें कठिन परिश्रम करना होगा सफलता प्राप्त करने के लिए, तो क्या होगा, यू मस्ट वर्क हार्ड टू सक्सीड, नहीं यू शैल वर्क हार्ड टू सक्सीड। अगला ही लिव्स, पटना, तो पटना एक बड़ा शहर है, तो बड़ा शहर है तो इन, और छोटा शहर है तो ऐट लगेगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इंटरेस्टेड अभी पढ़ा के आ रहा हूँ मैं, अभी बता रहा था कि मैरिड टू को लेता है, सेटिस्फाइड विथ को लेता है, और इंटरेस्टेड किसको लेता है, तो इन को लेता है, तो इंटरेस्टेड आ ही गया है। ऑन, एट, इन, फॉर, क्या आंसर होगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा आपका इन हो जाएगा। मैं अभी बता के आया हूँ, प्रीपोजिशन का प्रश्न है, तो अगला प्रश्न कैसा है, स्टडी हार्ड, स्टडी हार्ड, स्टडी हार्ड पढ़ो अन्यथा तुम फेल कर जाओगे, इसका क्या होगा, अनलेस होगा, स्टडी हार्ड अनलेस यू विल फेल, अन्यथा तुम फेल कर जाओगे। चलिए, ही इज ऑनेस्ट है, देखिए ये भले एच लिखा रहता है लेकिन उच्चारण किससे होता है, इसका ओ से होता है, तो यह आंसर क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। आप बहुत पहले से इसके बारे में जानते होंगे। आई डैश, देखिए क्वेश्चन गलत है, 48 नंबर क्वेश्चन गलत है, हटाइए। 49वां क्वेश्चन है, अभी मैं पढ़ाया हूँ कि आर रहता है, ई आर रहता है तो दैन लगता है, लेकिन अपवाद में लिखवाया था सीनियर, जूनियर, सुपेरियर, इन्फेरियर, तो इस सब में क्या लगता है सर, तो इस सब में लगता है टू लगता है, अभी मैं बता के आया था। चलिए, आज का अंतिम प्रश्न ये रहा, और इसका आंसर आप लोग क्या बोलते हैं कमेंट बॉक्स में देंगे। इस क्वेश्चन को मैं देखिए जितना भी क्वेश्चन इसमें मैं पढ़ाया हूँ इस सब को रिवीजन करवा चुका हूँ, इन सब का नियम मैं बता चुका हूँ, जिसमें ही ब्रेकफास्ट एवरीडे अभी पढ़ा के आ रहा था कि एवरीडे, डेली, और क्या बताया सेल्डम, ऑफेन, ये रहता है तो वर्ब 1 या वर्ब 5 को लेता है। वर्ब 1 तब होगा जब आई होगा, वी होगा, यू होगा, दे हो गया, 2 से अधिक नाम होगा। वर्ब 5 तब लगेगा जब ही, सी, इट या एक नाम रहेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में देना है, ऑप्शन है टेक, टेक्स, सी है टूक, डी में है टेकिंग, तो क्वेश्चन नंबर के साथ आंसर देना है कमेंट में। और हाँ, आज का क्लास में हम लोगों ने पूरे 49 ऑब्जेक्टिव को देखा, ये गलत क्वेश्चन टाइप हो गया था, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है, सीरीज आपको बहुत ही मज़ेदार लगा होगा, आप बहुत कुछ सीखे होंगे, बहुत कुछ रिवाइज हुआ होगा। अगले क्लास में हम मिलेंगे फिर अगला 50 क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट सीरीज लेकर। अभी हम फिलहाल ग्रामर की सीरीज देख रहे हैं, और आने वाले समय में ग्रामर के क्वेश्चन को देखने के बाद हम लोग फिर किताब की ओर बढ़ेंगे। तो आशा है कि ये क्लास अच्छा लगा होगा, और क्या करना है कमेंट करके बताना है, और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए जो क्लास 12 का एग्ज़ाम देने वाले हैं 2026 में। और कमेंट में बताना है क्या भूगोल का इसी तरह का आपको प्रैक्टिस सेशन चाहिए, बताना है सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सब के लिए, और कमेंट में बताना है कि क्लास कैसा लगा, और बताना है सब्जेक्टिव का सेशन चाहिए क्या भूगोल में या अन्य विषय में, वो मैं प्रोवाइड करा दूंगा। तो मिलते हैं फिर अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत।